हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज मैं लेकर आई हूँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी, द रेक्ल्यूज एंड द गोट। इस स्टोरी की ट्रांसलेशन करते हुए हम इंग्लिश सीखने का प्रयास करेंगे। मैं वर्ड टू वर्ड मीनिंग यहाँ लिखते जाऊंगी, साथ ही ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर या जो भी उसके यूजेस होंगे वो भी बताती जाऊंगी। तो चलो स्टार्ट करते हैं। द रेक्ल्यूज एंड द गोट। रेक्ल्यूज का मतलब होता है सन्यासी। ऐसे लोग जो बिल्कुल इस एकांत में रहना पसंद करते हैं, जिनको इस संसार का मोह माया नहीं चाहिए, बिल्कुल वैराग्य लोग, तो उन लोगों को हम रेक्ल्यूज कहते हैं इंग्लिश में, जिसका हिंदी होता है सन्यासी। एंड द गोट, ये कहानी है एक सन्यासी और एक बकरी की। इट वॉज द डे ऑफ हॉलीडे। इट मतलब यह, वॉज मतलब था। तो था हम तब इस्तेमाल करते हैं जब बात आज से पहले की हो रही हो, ठीक है, मतलब प्रीवियस पास्ट टाइम की बात हो रही हो। इट वॉज, यह था, द डे ऑफ हॉलीडे। हॉलीडे मतलब छुट्टी का दिन, ठीक है। यह छुट्टी का दिन था। द मार्केट प्लेस, मार्केट प्लेस मतलब बाजार, ओके। मार्केट प्लेस मीन्स बाजार। Was busy with people buying and selling things of daily need। मतलब बाजार जो था बिजी था। बिजी था मतलब कि बाजार में लोगों की भीड़ थी, ठीक है। बिजी विद पीपल, इसका मतलब बाजार में लोगों की भीड़ थी। और जो लोग बाइंग एंड सेलिंग, बाइंग मतलब खरीद रहे थे, ठीक है, खरीदना। बाई मतलब खरीदना और सेल मतलब बेचना, ठीक है। तो जो लोग रोजमर्रा की चीजें, थिंग्स ऑफ डेली नीड, डेली नीड मतलब रोज जो हमारी रोज की चीजें होती है ना, सब्जी भाजी, तो रोजमर्रा की जरूरत की चीजें खरीद और बेच रहे थे, ठीक है। सडनली, सडनली मतलब अचानक से। सडनली, अचानक से। ए मैन ड्रेस्ड अप इन लेदर। ए मैन, मैन मतलब आदमी। ड्रेस्ड अप मतलब पहने हुए, ठीक है। ड्रेस्ड अप मतलब पहने हुए। इन लेदर क्लोथ, लेदर क्लोथ मतलब चमड़े का बना हुआ कपड़ा, ठीक है। चमड़े का कपड़ा जिसे हम कहते हैं, चमड़े का कपड़ा। अचानक, ए मैन एक आदमी, ए मतलब एक, एक आदमी, ड्रेस्ड अप पहने हुए, इन लेदर क्लोथ चमड़े का कपड़ा। केम, केम जो है वो कम का V2 मतलब सेकंड फॉर्म है, ठीक है। V1 V2 होता है ना, तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म कम, वर्ब का सेकंड फॉर्म केम, जिसका मतलब होता है आया। देयर मतलब वहां, ठीक है। अचानक से एक आदमी वहां, एक आदमी, अचानक से एक आदमी चमड़े का कपड़ा पहने वहां आया, ठीक है। ही वॉज, वह था, लुकिंग लाइक अ रेक्ल्यूज मीन्स, लुकिंग मतलब दिख रहा था, दिख रहा था। वह दिख रहा था लाइक अ रेक्ल्यूज मतलब सन्यासी की तरह। लाइक अ रेक्ल्यूज, सन्यासी की तरह, ठीक है। बट लेकिन, बट मतलब लेकिन। वॉज एरोगेंटली, एरोगेंटली मतलब बहुत ही अहंकार से, बहुत घमंड से, ठीक है, अहंकार से। कमांडिंग एवरीवन मतलब आदेश देना। कमांडिंग मतलब कमांड करना, स्कूलों में हम कमांड करते थे ना, आदेश देना। एवरीवन हर किसी को, वहां पे जितने लोग बैठे थे उन सबको आदेश दे रहा था। एवरीवन मतलब सबको, बहुत ही अहंकार से सबको आदेश दे रहा था। ING लग जाएगा तो दे रहा था रही थी आएंगे। था हम क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे वॉज लगा हुआ है ऑलरेडी, ठीक है। तो अगर इज होता तो रहा है, लेकिन वॉज है तो रहा था। ING होगा तो हम रहा रही का ही इस्तेमाल करेंगे। लेकिन वह बहुत ही अहंकार से सबको आदेश दे रहा था। क्या भाई, क्या आदेश दे रहा था।
टू बो टू हिम एंड शो रिस्पेक्ट। बो टू हिम इसका मतलब होता है किसी के आगे सिर झुकाना या प्रणाम करना, ठीक है। बो टू हिम मतलब सिर झुकाना। जैसे हम सभी लोग अपने अपने रिलीजन में अपने ईश्वर को, अपने गॉड को, अपने अल्लाह को मानते हैं ना, उनके आगे सिर झुकाते हैं। कुछ लोग अपने माता पिता के आगे भी सिर झुकाते हैं। वह अहंकार से सबको आदेश दे रहा था, क्या भाई, कि लोग उसके सामने सिर झुकाएं और उसके प्रति सम्मान दिखाएं। रिस्पेक्ट मतलब आदर या सम्मान दिखाएं। शो मतलब दिखाना, ठीक है। ऐसा वो लोगों को आदेश दे रहा था। आफ्टर ए वाइल, आफ्टर ए वाइल मतलब होता है कुछ समय बाद, ठीक है, कुछ समय बाद। आफ्टर ए वाइल, आउट ऑफ नोवेयर, आउट ऑफ नोवेयर मतलब न जाने कहां से, न जाने कहां से। जैसे हम बोलते हैं ना, न जाने कहां से वो आ गया, आउट ऑफ नोवेयर ही केम। सो आउट ऑफ नोवेयर न जाने कहां से, केम ए गोट, केम मतलब आई, ए गोट एक बकरी, एक बकरी न जाने कहां से आई। एंड और स्टूड इन फ्रंट ऑफ, इन फ्रंट ऑफ मतलब के सामने, इन फ्रंट ऑफ मतलब के सामने। स्टूड इन फ्रंट ऑफ द रेक्लूज, यहां पे देखते हैं न जाने कहां से एक बकरी आई, और स्टूड मतलब स्टैंड का V2 मतलब स्टैंड जो शब्द है जिसका मतलब होता है खड़ा होना, उसका सेकंड फॉर्म है ये, जो हम कभी किसी पास्ट के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो वो बकरी जो आई वो उसके सामने खड़ी हो गई। किसके सामने? द रेक्लूज, इन फ्रंट ऑफ द रेक्लूज मतलब उस सन्यासी के सामने आकर वो बकरी खड़ी हो गई। चलो आगे बढ़ते हैं। तो अभी तक हमने देखा था न जाने कहां से वह बकरी आई और उस सन्यासी के सामने खड़ी हो गई, ठीक है। लोअरिंग हिज हेड, लोअरिंग मतलब नीचे करना, ठीक है। लोअर मतलब नीचे करना, अपना अपनी सिर को झुकाकर, हेड मतलब सिर, अपनी सिर झुकाए उस सन्यासी के सामने खड़ी हो गई। द रेक्लूज फेल्ट हैप्पी, वो सन्यासी, फेल्ट मतलब महसूस किया, फील का सेकंड फॉर्म है ये, ठीक है। फील का सेकंड फॉर्म है फेल्ट। फेल्ट हैप्पी मतलब खुश महसूस, महसूस किया, बहुत ही ज्यादा खुशी महसूस किया। यहाँ पे स्पेस कम है इस वजह से मुझे इस तरह से लिखना हो रहा है। आई होप कि आपको ये दिख रहा होगा। द रेक्लूज फेल्ट हैप्पी, फेल्ट मतलब महसूस किया, हैप्पी मतलब खुश। दैट इवन एनिमल्स वर शोइंग देयर रिस्पेक्ट टू हिम, उसे क्या खुशी हुई, क्या उसे अच्छा फील हुआ कि जानवर भी, इवन एनिमल्स, इवन यहाँ पर भी के तौर पे इस्तेमाल होगा, ठीक है। दैट कि जानवर भी, वर शोइंग, वर मतलब यहाँ पे चूंकि एनिमल्स मतलब बहुत सारे जानवर, ठीक है, तो एस लगाया ना मतलब प्लूरल, तो जब हम सिंगुलर की बात करते हैं तो वॉज लगता है, जब प्लूरल वर्ड होगा तो उसके साथ हम वर का इस्तेमाल करेंगे। सो एनिमल्स वर मतलब थे, शोइंग दिखा रहे थे, यहाँ पे आईएनजी लगा है तो हमने पहले ही देखा है कि जब भी आईएनजी आएगा तो रहा, रही, रहे ये सब उस वाक्य में जरूर होगा। तो शो मतलब दिखाना, यहाँ पे हमने देखा था, और आईएनजी दिखा रहे, ठीक है, दिखा रहे थे, ठीक है। तो उस रेक्लूज को, उस सन्यासी को बहुत ही खुशी हुई कि जानवर भी उससे क्या दिखा रहे हैं भाई, देयर रिस्पेक्ट टू हिम, जानवर भी उसे, उसकी तरफ आदर सम्मान दिखा रहे हैं। बाई बाउइंग देयर हेड, बाउइंग मतलब होता है, हमने देखा था ना, सिर झुकाना, ठीक है, मतलब अपना सिर झुकाते हुए, जैसे वो बकरी आई उसके सामने खड़े होके और अपनी सिर झुका के खड़ी हो गई ना, तो ही फेल्ट हैप्पी, वो सन्यासी को बहुत खुशी हुई कि देखो अभी तो मैं लोगों को कमांड कर रहा था, लोगों को आदेश दे रहा था कि लोग मेरे आगे सिर झुकाएं और मुझे रिस्पेक्ट शो करें, मुझे आदर सम्मान दिखाएं, यहाँ तो एनिमल्स भी, जानवर भी मेरे आगे आगे सिर झुका रहे हैं। वो ये सोच के बहुत खुश हुआ। बट लेकिन द रिक्लूज वॉज अनअवेयर, अनअवेयर मतलब होता है
अनजान मतलब रेक्लूज को पता नहीं था, रेक्लूज जो था, वो सन्यासी जो था, वो अनजान था इस बात से। किस बात से भाई? अनअवेयर मतलब अनजान, वो सन्यासी अनजान था दैट कि द गोट वॉज गेटिंग रेडी। गेटिंग रेडी, गेट रेडी मतलब तैयार हो जाओ। तो गेटिंग रेडी मतलब तैयार हो रही थी। वो जो बकरी थी वह तैयार हो रही थी किस चीज के लिए? वॉज मतलब थी, गेटिंग रेडी तैयार हो रही थी। क्यों भाई? थी नहीं होगा, थी तो हमने पहले यहाँ पे लिख लिया है। गेटिंग रेडी तैयार हो रही थी टू अटैक हमला करने के लिए, ठीक है। अटैक मतलब हमला करने के लिए। एज द रेक्लूज वॉज वेयरिंग, वेयरिंग मतलब पहनना, वेयर मतलब पहनना, ठीक है। अ लेदर गारमेंट एक चमड़े का, गारमेंट मतलब कपड़ा, ठीक है, या कोई ड्रेस, कपड़ा या कोई ड्रेस। तो वो जो बकरी थी ना वो उस पे हमला करने के लिए तैयार हो रही थी क्योंकि एज द रेक्लूज वॉज वेयरिंग अ लेदर गारमेंट मतलब वो बकरी हमला करने के लिए रेडी हो रही थी क्योंकि वो सन्यासी जो चमड़े का, लेदर मतलब चमड़े का ड्रेस पहना था, सॉरी, चमड़े का जो ड्रेस पहन रखा था उस सन्यासी ने, विच जो, ठीक है, जो ही वह एपरेंटली मतलब होता है जाहिर तौर पर या बहुत ही स्पष्ट रूप से, बहुत ही क्लियरली, बहुत ही जाहिर तौर पर, apparently did not like, इसको हम didn't भी पढ़ते हैं जो कि do का सेकंड फॉर्म होता है। do मतलब करना, did not मतलब किया, ठीक है। जो वो जाहिर तौर पर पसंद नहीं किया, किसने? उस बकरी ने। वो जो कपड़े पहन रखा था सन्यासी ने चमड़े का, वो उस बकरी को पसंद नहीं आई और इसलिए वह बकरी उस सन्यासी पर अटैक करने के लिए तैयार हो रही थी। समझ में आया? चलो अब आगे देखते हैं। द पीपल स्टैंडिंग नियर हिम, स्टैंडिंग मतलब जो खड़े थे, ठीक है। नियर मतलब उसके पास में, जो वहां पे, नियर मतलब पास, हिम मतलब उसके, उसके पास जो लोग खड़े थे, हु वर विटनेसिंग द होल सीन मतलब विटनेसिंग मतलब एक तरीके से देखना। द पीपल लोग, स्टैंडिंग नियर हिम उसके पास खड़े थे, हु वर विटनेसिंग जो यह पूरा दृश्य, होल सीन, होल मतलब पूरा, सीन मतलब दृश्य, यह पूरा दृश्य वहां पर खड़े होकर देख रहे थे जो भी वो बकरी और सन्यासी के बीच हो रहा था, ठीक है। ट्राइड टू वॉर्न हिम, ट्राइड मतलब कोशिश किया, कोशिश, टू वॉर्न हिम, वॉर्न मतलब चेतावनी, चेतावनी देना, ठीक है। ट्राइड, ट्राई का सेकंड फॉर्म है जो कि हम पास्ट के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो ट्राइड टू वॉर्न हिम, उसे चेतावनी देने का कोशिश कर रहे थे वो लोग, ठीक है। वो सारे लोग खड़े होकर उस सन्यासी को चेतावनी देने की कोशिश करने लगे। बट लेकिन, बिफोर मतलब पहले, द रेक्लूज सन्यासी कुड मतलब सके, डू कर, एनीथिंग कुछ, इससे पहले कि सन्यासी कुछ कर सके, द गोट बकरी, पुश्ड हिम डाउन, पुश्ड मतलब धक्का देना, ठीक है। पुश्ड जो है वो पुश का सेकंड फॉर्म में ईडी लग चुका है ना, तो हम ईडी जब भी किसी वर्ब में अगर हम ईडी लगाएंगे तो वो पास्ट के लिए इस्तेमाल होगा, पास्ट इंडेफिनिट के लिए यूज होता है, ये सेकंड फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है, जिसका मतलब होता है धक्का दिया। हिम उससे, डाउन नीचे, मतलब उसे नीचे की ओर धक्का दी उस बकरी ने, और एंड pierced his chest with horns, pierced मतलब होता है आर पार करना, ठीक है। मतलब देखा होगा पियर्सिंग पहनते हैं ना लोग, नोज में, ईयर्स में, आईब्रोज में, तो आर पार करना। हिज उसके, हिज मतलब उसके, चेस्ट मतलब छाती, विद मतलब विद हॉर्न्स मतलब अपने सिंग से, यहाँ पे विद का मतलब तो वैसे साथ होता है लेकिन हॉर्न मतलब सिंग, अपने सिंग के साथ नहीं, मतलब सिंग से उसके छाती में आर पार कर दिया, ठीक है।
द recluse सन्यासी died on the spot. On the spot मतलब बिल्कुल उसी जगह पे, वहीं पर. died मतलब मर गया. die die मतलब मरना, लेकिन अगर उसके साथ e d आ जाए तो died मतलब again the second form of die, मर गया. सॉरी. on the spot उसी जगह. groaning in pain. groaning मतलब कराहते हुए. ठीक है. groaning मतलब कराहते हुए. in pain मतलब दर्द. in मतलब में. so दर्द में कराहते हुए उसी जगह उस सन्यासी की डेथ हो गई और वह सन्यासी मर गया. तो इस तरह से हम एक एक वर्ड का मीनिंग समझा. मैं अगेन आपको पूरी स्टोरी एक साथ समझा देती हूँ ताकि आप अच्छे से इस स्टोरी को समझ जाओ. तो चलो स्टार्ट करते हैं. द रिक्ल्यूज एंड द गोट. सन्यासी और एक बकरी. इट वॉज द डे ऑफ हॉलीडे. यह एक छुट्टी का दिन था. द मार्केट प्लेस बाजार वॉज बिजी विद पीपल बाइंग एंड सेलिंग थिंग्स ऑफ डेली नीड. जो बाजार था वह लोगों से भरा था और बाजार में बहुत भीड़ थी. बिजी विद पीपल मतलब बाजार में बहुत भीड़ थी. वहां पे लोग जो थे उस बाजार में रोजमर्रा की चीजें खरीद और बेच रहे थे. सडनली अ मैन ड्रेस्ड अप इन लेदर क्लोथ केम देयर. अचानक से एक आदमी जो कि चमड़े का कपड़ा पहना था वहां आया. ही वॉज लुकिंग लाइक अ रेक्ल्यूज. वह एक सन्यासी के वेश में था, ऐसा दिख रहा था. बट वॉज एरोगेंटली कमांडिंग एवरीवन. लेकिन वह बहुत ही अहंकार से लोगों को आदेश दे रहा था, सबको आदेश दे रहा था. टू बाउ टू हिम उसके सामने सिर झुकाने के लिए. एंड शो रिस्पेक्ट और उसके प्रति आदर और सम्मान दिखाने के लिए. आफ्टर ए वाइल कुछ समय बाद, आउट ऑफ नोवेयर न जाने कहां से, केम ए गोट एंड स्टूड इन फ्रंट ऑफ द रेक्ल्यूज. एक बकरी आई. न जाने कहां से एक बकरी आई और उसके सामने, उस सन्यासी के सामने खड़ी हो गई. लोअरिंग हिज हेड अपना सिर नीचे करके और सिर झुकाते हुए. द रेक्ल्यूज फेल्ट हैप्पी that even animals were showing their respect to him. वह सन्यासी बहुत खुश हुआ ये सोचकर कि जानवर भी उसके आगे bowing their head मतलब सिर झुकाते हुए उसे सम्मान दिखा रहे हैं. ठीक है. But the recluse लेकिन वह सन्यासी was unaware that the goat was getting ready to attack, as the recluse was wearing a leather garment which he apparently did not like. मतलब उस सन्यासी को कोई जानकारी नहीं थी. वो बिल्कुल अनजान था और चुपचाप से एकदम मस्त खुश हो रहा था कि ये जानवर भी आके मुझे रिस्पेक्ट दिखा रहे हैं, सम्मान दिखा रहे हैं. लेकिन एक्चुअली में हुआ क्या कि वो जो बकरी थी वह अपने आप को तैयार कर रही थी उस पर अटैक करने के लिए, उस सन्यासी पर अटैक करने के लिए. क्योंकि वह उस सन्यासी ने जो कपड़े पहन रखा था जो चमड़े का था, उस बकरी को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था. इसलिए वह बकरी उस पर अटैक करने का, हमला करने का सोच रही थी. द पीपल स्टैंडिंग नियर हिम. वह लोग जो उसके पास खड़े थे, who were witnessing the whole scene. जो वहां पे जो भी चीजें, पूरा दृश्य, जो भी चीजें हो रही थी वो सब खड़े होके देख रहे थे. try to warn him. उस सन्यासी को चेतावनी देने की कोशिश करने लगे. चेतावनी मतलब कि वहां से बोलने लगे कि हट जाओ बकरी अटैक कर देगी. But before the recluse could do anything, लेकिन इससे पहले कि वह सन्यासी कुछ कर पाता, the goat pushed him down and pierced his chest with horns. इससे पहले कि वह सन्यासी कुछ कर पाता, वहां से उठ पाता, वह बकरी उस सन्यासी को नीचे की ओर धक्का देती है and pierced his chest with horns, means अटैक कर देती है उस पर. The recluse died on the spot, groaning in pain. और वो जो सन्यासी था वो वहीं पर कराहते हुए, पेन से, उस दर्द से कराहते हुए वहीं उसी जगह पर अपनी जान दे देता है और मर जाता है. तो इस तरह से हमने इस कहानी का ट्रांसलेशन किया. आई होप कि आपने बहुत कुछ सीखा होगा. हर एक शब्द का मतलब आपको पता होगा तो आप उन सबको जोड़ करके एक वाक्य बहुत इजीली बना सकते हो. और इस तरह एक इंग्लिश का एक बड़े से बड़े सेंटेंस का मीनिंग और हिंदी आप बहुत इजीली खुद से कर सकते हो. तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ये हम में से कोई भी कर सकता है. वी जस्ट नीड टू लर्न द मीनिंग ऑफ द वर्ड्स. इस यहाँ पे जितने वर्ड्स हैं उन सबके मतलब आपको पता होने चाहिए. ठीक है. लेकिन कोई टेंशन वाली बात नहीं है, बस मेरे साथ बने रहो. हर एक वीडियो में आपको बहुत इजीली ये सब करने आ जाएगा. मुझे कमेंट बॉक्स में 3 ऐसे वर्ड्स बताना जो आपने बिल्कुल पहले
पहली बार सुना है, जिसका मतलब आपको पता नहीं था, लेकिन इस वीडियो को देख करके आपको उसका मीनिंग समझ में आया। एंड थैंक यू सो मच, प्लीज बी विद माई चैनल एंड आई एम श्योर you are gonna learn so many things in English and about English. Thank you.